वंदे मातरम। शिक्षा विभाग से जुड़े मेरे सभी शिक्षकों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की शुभकामनाएं एवं सभी विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थियों को नमस्कार के साथ मैं अपने साथ बैठे साथी का परिचय करा दूं। आप हैं धैर्य साहब, इन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है और अभी वर्तमान में ये अपने कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज हम दोनों साझा रूप में आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। एजुकेशन पॉलिसी के प्रतिवेदन और नियमों को बताने से पहले मैं भारत में हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसियों के इतिहास के बारे में एक झलक आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसमें स्वतंत्रता के बाद 1948 में सबसे पहले राधाकृष्णन कमीशन बनाया गया। वह भी सबसे पहले हायर एजुकेशन में परिवर्तन और भारतीय शिक्षा के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए बनाया गया था। इसी को पुनः संशोधित करते हुए 1968 में नेशनल पॉलिसी में प्रतिवेदन और संशोधन के आधार पर पुनः इसमें संशोधन किया गया था। इसी के साथ ही मोटे स्वरूप में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में बनाई गई थी, उसके बाद अब 34 वर्षों के बाद पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत में बनाई गई है। धैर्य के द्वारा बताया जाएगा कि इसकी अध्यक्षता और इसको किस तरह से नेशनल एजुकेशन नाम दिया गया है। जी नमस्कार दोस्तों, मैं सभी विद्यार्थी मित्रों को बहुत सादर प्रणाम और नमस्कार, जय हिंद। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसकी कमेटी में बनाई गई। जी, ये इनका नाम था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। ये अपने इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और कई विश्वविद्यालयों के चांसलर रह चुके हैं। अच्छा। और ये तकनीकी शिक्षा से बिलोंग करते हैं। अरे वाह। इसलिए ये अपनी मतलब पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल रूप से इन्होंने इस पॉलिसी का उद्धार किया गया है। अपन माने तो ये बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। हाँ, शिक्षाविद हैं और टेक्निकल फील्ड से जुड़े होने के कारण इनकी हर अप्रोच प्रैक्टिकल अप्रोच है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। और इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, जो आप बताइए। नेशनल एजुकेशन को दो भागों में बांटकर इसके प्रतिवेदन को तैयार किया गया है, इसके नियमों को बनाया गया है। एक भाग है हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा में किस तरह से बदलाव लाने हैं और किस तरह से उसको परिवर्तन किया जाना है धैर्य। इसी तरह इसमें बनाया गया है कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और उसको किस तरह से स्कूलों में क्रियान्वित करना है। अब आप बताएंगे कि किस तरह से इसको आज हम पार्ट फर्स्ट में हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मेजर पॉइंट ये है जी कि मेजर 3 गवर्निंग बॉडी अपने इंडिया में थी। एक AICT, NCT एंड UGC। AICT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, NCT नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इन तीनों को मर्ज करके एक कमीशन बना दिया गया है, वो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI वो बना दिया गया है। अब 3 कमीशन अपने इंडिया में नहीं रहे, एक ही HECI रहेगा हायर एजुकेशन के लिए। और मेडिकल और लीगल एजुकेशन को इससे अलग रखा गया है, वो एक सेपरेट अलग कमीशन है, उसका जो है वो चलता आ रहा वही रहेगा। और रीनेमिंग ऑफ MHRD का नाम परिवर्तित करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है, ताकि एक स्पेसिफाई रहे कि ये मंत्रालय पर्टिकुलरली एजुकेशन के लिए। MHRD में अपना स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा था जी कि अपन किसकी बात करते हैं इसमें अपन। इसलिए जो अपने स्टेट में चला आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, ऐसे ही अब स्टेट में केंद्र में कर दिया गया है। अब इसका अपनी सरकार मोदी गवर्नमेंट या केंद्र सरकार का ये मोटिव है कि 2030 तक अपन को गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट तैयार करना है, यानी कि विकास माना जाता है। यानी कि पर्यावरण को भी साथ लेकर चलना है, विद्यार्थियों को अपना स्वयं निर्माण भी करना है, अपनी पढ़ाई भी बराबर करनी है, हर चीज को प्रैक्टिकल भी लेना है। इसलिए एक साथ लेकर चलना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है। इसलिए मतलब 2030 तक का गोल है, ताकि बच्चा अपने में एकदम पूर्ण रूप से एक विद्यार्थी बने, उसके पश्चात देशवासी बने। उसके बाद फिर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने का प्रावधान दिया गया है।
अभी तक अपने देश का GER यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 26.3% है। जी ठीक है, तो उसको बढ़ा के कम से कम 50% तक उसको बढ़ाना है। कब तक? 2035 2035 तक। मतलब धैर्य इसमें ये आवश्यकता है कि जो अवरोधन की समस्या है उसको दूर किया जा हाँ, सके। दूर किया जा सके और मोस्ट ऑफ बच्चे स्कूली शिक्षा से हायर एजुकेशन में आ पहुंच सके, सकें। बहुत ताकि अच्छा। वो अपने देश का नाम रोशन कर सके और अपने देश का उद्धार कर सके। इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए क्या प्रावधान बनाए गए नेशनल हैं? रिसर्च फाउंडेशन के लिए अपने देश में अपन ने अभी कोरोना काल में देखा जी कि अपना देश अपने खुद पे रिसर्च करके वेंटिलेटर बना रहा है। कई एजेंसी जैसे DRDO हो गया, जी मतलब इस तरह के एजेंसी अपने रिसर्च करके वेंटिलेटर बनाया जा रहा है। एंड PPE किट बनाई बहुत सारों ने, और अब एक गृह उद्योग ने मास्क तैयार किए, कई महिलाओं ने गाँवों में आत्मनिर्भर बने। इस तरह से ये बिना रिसर्च के संभव नहीं है। और अपन ने यहाँ तक हुआ कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अपन ने भारत में बनाया। जी भारत ने ट्रांसफर करी अदर कंट्रीज में, इसलिए वो बिना रिसर्च के पॉसिबल नहीं है। नया इनोवेटिव कार्य करना है कुछ, तो बिना रिसर्च के पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने इंडिया में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया है, NRF। हाँ NRF, जिसमें हर बच्चे को, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, सोशल साइंस का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, किसी फील्ड का बच्चा हो, उसको मौका दिया जाएगा ताकि वो अपने फील्ड में रिसर्च कर सके। ये इक्विवेलेंट है नेशनल साइंस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ USA। वहाँ पर्टिकुलर साइंस वालों को मौका दिया जाता है, बट यहाँ पे हर फील्ड वालों को मौका दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब तक अतिरिक्त पाठ्यसहगामी क्रियाएं एक एक्स्ट्रा करिकुलम के रूप में चलाई जाती थी। उनको बच्चों को एक्स्ट्रा वर्ड हटा दिया गया है, अब सिर्फ करिकुलर एक्टिविटी कर दी गई है, जिसमें बच्चों को भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अब उसको ये नहीं मानेंगे बच्चे कि नहीं, इस एक्टिविटी को नहीं किया जाए, और उसके मार्क्स आपकी डिग्री में इंक्लूड होंगे ताकि आपके परसेंटेज भी इंक्रीज हो और आपको यूं भी ना लगे कि मैं एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है, इसके मार्क्स वगैरह कुछ नहीं है। इसके मार्क्स बिल्कुल इंक्लूड होंगे और आपको जिस चीज में रुचि है वही आप कर सकते हैं। आपको जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आपको यही सीखना है, नहीं। आपको अगर म्यूजिक में रुचि है तो आप म्यूजिक करें, आर्ट एंड ड्रामा में रुचि है तो आर्ट एंड ड्रामा करें। इसका आपको पूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा और आपको इसमें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना है। मतलब सहगामी क्रिया एक अनिवार्य एक्टिविटी हो गई है, वो आपको करनी है। इससे ये फायदा हुआ कि बच्चा अपने जो बौद्धिक चेतन है, बौद्धिक शक्ति को बहुत अच्छी तरह से विकसित कर पाएगा। और इस कारण से आपका सिलेबस भी कम किया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा पॉइंट अभी तक सरकार ने नहीं रखा, बट हमारा ये मानना है कि क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आएगी तो बच्चों के ऊपर बर्डन ना है, इसलिए उनका सिलेबस भी कम किया जाएगा। इसलिए इसके मार्क्स डिग्री में जोड़ने के लिए प्रावधान रखा गया कि बच्चे इसको रुचि से कर सकें। बिल्कुल। और उसके बाद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, ये सबसे बड़ा प्रावधान है कॉलेज के छात्रों के लिए, और ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी भी था। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा चाहे कि सेकेंड ईयर में उसको सेकेंड ईयर के बाद उसको ड्रॉप आउट लेना है जी, है ना। फॉर एग्जाम्पल बीटेक का कोई छात्र है या BSc B.Ed 4th ईयर का कोई छात्र है, तो उसको अगर सेकेंड ईयर में किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई या फिर अपना रुचि कम होने के कारण उसको बाहर निकलना है तो वो ड्रॉप आउट ले सकता है। एक साल वो शिक्षा को रोक देता है, तो रोक देता है, ड्रॉप आउट करना पड़ा तो उसके वो 2 साल वेस्ट नहीं जाएंगे। अगर वो फर्स्ट ईयर में निकलता है तो उसको बेसिक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो सेकेंड ईयर में निकलता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, 2 साल में निकलेगा, और 3 साल में निकलेगा तो उसको बेसिक डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। और बेसिक डिग्री लेके UPSC, RS एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, उसको 4 साल की जरूरत नहीं है अगर वो चाहे तो। अगर 4th ईयर में निकलता है तो आपको डिग्री मिलेगी, पूरी इंजीनियरिंग पूरे बन जाओगे आप, है ना। और इस तरह से कोई भी अगर 4th ईयर डिग्री है, लॉ हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें आपको ऐसी सहानुभूति मिलेगी सरकार की तरफ से, ताकि आप आगे निरंतर पढ़ते रहे। और अगर आपका मन होता है कि मेरे को 3rd ईयर में आना है, वापिस एडमिशन लेना है, तो वापिस आप एडमिशन इसी में या फिर किसी और में ले सकते हैं। और आपके इस 2 वर्ष के मार्क्स, जो भी करिकुलर एक्टिविटीज है, मार्क्स हैं, वो सेव रहेंगे बैंक ऑफ क्रेडिट्स में एज इन डिजी लॉकर में, वो सेव रहेंगे ताकि आप अपने मार्क्स को गवाएं ना।
जी आप कंटिन्यू। धैर्य, क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक रिसर्च करने वालों के लिए या किसी भी तरह का हाँ। फील्ड वर्क, प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए प्रैक्टिकल वर्क, वर्चुअल फील्ड लैब्स वर्क करने बनाए के गए लिए हैं? अब क्या होता है कि कहीं कहीं हाँ। पॉसिबल फील्ड पे जाना पॉसिबल जी, नहीं होता उसका है, क्या प्रावधान तो है? उसको क्या करेंगे ये लोग, वर्चुअल लैब तैयार करने का प्रावधान है। वर्चुअल लैब मतलब क्या होता है कि आपको रियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। वर्चुअल मतलब काल्पनिक काल्पनिक एनवायरनमेंट, रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट का आपको क्रिएट करके दिया जाएगा। अब जैसे कोई पायलट है, पायलट को पहले तो वो डायरेक्ट प्लेन उड़ा नहीं सकता, उसको प्लेन पे बिठा सकते नहीं, डायरेक्ट क्यों उड़ाए वो, तो उसको पहले स्टिमुलेटिंग पे बिठाया जाता है, ताकि वो स्टिमुलेटर पे बिठाया जाता है ताकि वो सारे पहले फंक्शन समझ सके, लैंडिंग कैसे होती है, किस अप्रोच में लैंडिंग करवानी है, किस लेन में लैंडिंग करवानी है, अपना टेक ऑफ कैसे होगा। इस तरह से आपको वर्चुअल लैब में आपको पहले प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा कि कैसे प्रैक्टिकल होते हैं, ताकि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट आपको मिल सके। और कोई कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, सिविल में है, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल आपको ये वर्चुअल लैब दी जाएगी। तो क्या इसमें यह सुविधा भी है कि अगर महाविद्यालय किसी कॉलेज में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है और जिस शहर में या किसी महाविद्यालय में, तो वहाँ अपने विद्यार्थी को भेजा जा सकता है? बिल्कुल हाँ। अगर अपनी सरकार क्या करेगी कि पहले पब्लिक एंड प्राइवेट लैब क्रिएट करेगी, ताकि अगर कोई महाविद्यालयों में इसकी सुविधा नहीं है तो वो अपने छात्रों को वहाँ पे भेज सकते हैं रिसर्च करने के लिए, और वो बच्चा वहाँ पे जाके रिसर्च कर सकता है, कुछ अमाउंट दे सकते हैं कॉलेज वाले, और उस बेस पे वो बच्चा वहाँ पे रिसर्च कर सकता है। कोई भी इस रिसर्च से वंचित ना रहे, ये अपनी सरकार का गोल है। इस पॉलिसी में एक प्रावधान यह भी किया गया है कि जिसको ह्यूमैनिटी के नाम से जाना जाता है, इसमें आर्ट्स स्टूडेंट जो है उनके लिए यह सुविधा है कि अगर वो ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, तो अब तक जो पोस्ट ग्रेजुएशन एमए 2 वर्ष का होता था, और अगर वो पीएचडी करना चाहता है तो उसको एमए 1 साल की करनी होगी और 1 साल उसका बचेगा। अतः आर्ट्स 3 साल की वो ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन 4 साल के बाद वो डायरेक्टली पीएचडी कर सकता है, और उसको एमफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एमए में उसको पूरी 1 साल की एमए करेगा, ग्रेजुएशन और डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पीजी मिल जाएगा। और अगर आपको पीएचडी नहीं करनी तो 2 साल की एमए तो है, वही की वही कंडीशन चल ही रहा है। लेकिन पीएचडी के लिए सुविधा कर दी गई है आपकी समय सीमा को कम करने के लिए। और पीएचडी का समय निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि अपन देखते हैं कि 7 साल 8 साल में पीएचडी कंप्लीट होती है, तो उस पीएचडी की डिग्री की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए 3 से 5 साल 4 साल 5 साल में उस पीएचडी को आपको कंप्लीट करना ही है। इसमें एक प्रावधान और किया गया है धैर्य, क्या आप बताएंगे उसमें क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी का, मल्टीपल डिसिप्लिनरी प्रोग्राम ये लाया गया है, ताकि मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी इस तरह के है ये, मतलब कोई आप अब फॉर एग्जांपल बीटेक या बीएससी या बीए किसी में भी है, तो उसके साथ साथ आप कोई डिप्लोमा लेना चाहते हैं आर्ट एंड ड्रामा का, या म्यूजिक का, फैशन डिजाइनिंग का, या हेयर डिजाइनिंग का, किसी भी फील्ड में आप एक विषय चुन सकते हैं। तो आप मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब यही होता है कि आप मल्टीपल डिसिप्लिन में काम कर सकें, और आपको जिसमें रुचि हो पढ़ाई के साथ साथ आप वो भी काम कर सकते हैं, और उसकी भी आपको मतलब ग्रेडिंग और इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा है तो आपको एक्स्ट्रा में रखा जाएगा, नहीं, उसकी भी ग्रेडिंग की जाएगी कि आप किस अनुसार काम करते हैं, अपनी रुचि पे कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। धैर्य, आपकी बात में हम एक और जोड़ेंगे, अब इसमें ये सुविधा भी हो जाएगी कि जैसे कोई किसान का बेटा है और वो बीएससी करता है और अपने एग्रीकल्चर से संबंधित कोई एक रुचि का विषय उसमें लेना चाहता है, अगर एग्रीकल्चर खेती के अनुसार कुछ उसको डिप्लोमा करना है, कुछ बेसिक डिग्री लेनी है, तो वो ले सकता है, ताकि उसका खेती में वो चीज काम आए और वो उसमें प्रोग्रेस कर सके। बिल्कुल ले सकता है। अब धैर्य, क्या आप बताएंगे कि यूनिवर्सिटीज के लिए इसमें क्या नियम प्रावधान किए गए हैं? यूनिवर्सिटी के लिए मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि ये प्रावधान किया गया, लाइट बट टाइट रेगुलेशन। बहुत अच्छा रेगुलेशन इसमें ये किया गया है कि लाइट तो है बट टाइट भी है। बिकॉज लाइट इसलिए है कि आपको अब आने वाले 15 सालों में एफिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार परमिशन ली उसके बाद आपको एक सरकार कॉमन नॉर्म दे देगी, जिसको मानना उसी को आपको फॉलो करना है, बट टाइटली फॉलो करना है। लाइट इसलिए किया गया है कि आपको एडमिशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, बट टाइट इसलिए है कि आपको एक कॉमन नॉर्म दिए जाएंगे, उसी को फॉलो करना है, अनिवार्य होगा, अनिवार्य होगा, और आपको उसको
फॉलो करने ही पड़ेंगे और ये आने वाले 15 सालों में होगा। तो अभी तक अपने भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कितने अभी यूनिवर्सिटीज कुल थे? 45,000 कॉलेजेस हैं अपने इंडिया में जो सेंटर में आती है, Deemed डीम्ड में है, फिर महाविद्यालय स्टेट में में है। ये सब 45,000 कुल मिला के अभी आज की डेट में है। जी। इन सबको एक सेल्फ डिपेंडेंट कॉलेज बनाने के लिए, एटोनॉमस बॉडी बनाने के लिए ये प्रावधान किया गया बहुत है। बढ़िया। इस पॉलिसी में नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग जो की फॉर गई है, मेंटरिंग, यस, उसके बारे में आप बताएंगे? हाँ, शिक्षक के लिए किया गया है ये, जी। क्योंकि क्वालिटी टीचर बनाने के लिए जी। अपन जैसे देख रहे हैं कि अभी ओनली टीचर है, क्वालिटी टीचरों की कमी वो है। इसलिए वो चीज करने के लिए उनकी बराबर ग्रेडिंग की जाएगी, फिर उनका ट्रेनिंग की जाएगी बराबर टाइम टू टाइम, ताकि उनको मालूम चल सके कि एक्चुअल में टीचर कैसा है, वो बच्चे के सामने खड़े होने के काबिल है कि नहीं है, उनको कौशल teaching- आधारित प्रशिक्षण दिया हाँ, जाएगा। टीचिंग करने के काबिल है कि नहीं है। अपन ने देखा कि शिक्षक को आता सब कुछ है, पर उसको किस वे में कैसे डिलीवर करना है बच्चे को, और बच्चों की और बच्चा मानसिकता किस के तरह से आधार गेन पर। कर सकता है, बहुत बढ़िया। उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रावधान लाया गया है कि टीचर की बराबर ग्रेडिंग हो जाए और ट्रेनिंग हो बराबर उसकी, ताकि कोई अच्छा। प्रॉब्लम ना आ सके। नेशनल पॉलिसी में रिसर्च के लिए एक ढांचा तैयार किया रिसर्च की गया जैसे है। अपन ने बात करी पहले कि हाँ। रिसर्च को ज्यादा महत्व दी गई है इस पॉलिसी में, और इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। पूरा तैयार किया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाँ, कैसे वो होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, हाँ। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अगर कोई बाहर का बच्चा है, इंटरनेशनल बच्चा, जी। तो वो अपने अहमदाबाद वगैरह में आके, बिकॉज वहाँ के मॉन्यूमेंट बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे आके वो रिसर्च करते हैं। इस तरह से हर डिपार्टमेंट के बच्चे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जी। अपने इंडिया में आए और रिसर्च करें, ताकि वो हमेशा भारत में ही सेवाएं दे सके। हाँ, भारत में भारत का नाम रोशन हो, ताकि बाहर भी रोशन हो और अपने यहाँ तो रोशन होगा ही होगा, और है अभी भी है। बहुत मानने वाले मानते हैं भारत को बड़ा, बहुत बढ़िया। और नहीं मानने वाले नहीं मानते। इस पॉलिसी का एक प्रावधान यह भी बहुत अच्छा है कि इसमें दूरस्थ शिक्षा को एक नियमित एजुकेशन के साथ जोड़ दिया गया है। अब तक दूरस्थ शिक्षा से जो प्रशिक्षण लेते थे या किसी भी तरह का कोर्स करते थे, एजुकेशन करते थे, तो उनको उसकी कम महत्वता उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी। अब उनको बराबर का दर्जा इसलिए दिया जाएगा For कि वो example, विद्यार्थी इग्नू इग्नू सेंटर हो है, गया। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय हाँ, जो ये है, सब- खुला विश्वविद्यालय है, और भी बहुत सारे पाठ्यक्रम है जो बच्चे रोजगार के साथ साथ उनका डिप्लोमा को भी करते हैं, तो उनको नियमित एजुकेशन के इक्वल दर्जा दिया जाएगा। साथ ही क्या आप बताएंगे कि इसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, इंडियन नॉलेज को Language, इसमें बहुत अपनी सरकार ने बहुत इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि अगर जब तक विद्यार्थी अपने देश को समझेगा नहीं, अपने देश के कल्चर को नहीं समझेगा, तब तक उसके अपने देश के प्रति प्रेम भाव, अपनी मातृभाषा को सम्मान सद्भावना देना, नहीं आना, उसके अपनी मातृभाषा को सम्मान देना, और साइंटिफिक लैंग्वेज जाने की, संस्कृत जिसमें अपने सारे वेद हैं, उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी अपने इंडिया क्षेत्रीय भारत देश भाषाओं में। को महत्व हाँ, दिया जाएगा। उसके बाद ट्रेडिशनल आर्ट को दिया जाएगा। आर्ट फॉर एग्जांपल अपने यहाँ योगा बहुत इम्पोर्टेंट है अपने इंडिया में, त्रिभाषा तो, सूत्र को मतलब हाँ, वही एग्जांपल है, ट्रेडिशनल आर्ट को, पूरे के पूरे आर्ट को अपने इंडिया में इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। और मोटिव यही है कि 360 डिग्री रिफॉर्म करना है पूरा का पूरा। इसमें 3 पॉइंट ध्यान, टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट, ये 3 चीजों को पॉइंट पे लेते हुए ये हायर एजुकेशन का बनाया गया है। और इसमें हम आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ये हायर एजुकेशन का पहला भाग था। हाँ, पहला भाग था, और दूसरे भाग में हम आपको स्कूली शिक्षा में क्या नए शिक्षा में जो भी आए प्रतिवेदन, क्योंकि उसमें भी बहुत बदलाव आए, अच्छे बदलाव आए, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और ये हम छोटी सी पहल थी आप लोगों के, एक नया इनोवेटिव कार्य किया, था, क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ सके इजी लैंग्वेज में, इसलिए किस तरह से हायर एजुकेशन को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हुए इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें प्रावधान किए गए। किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।